अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदर की ख़बर में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। आज फिर सूरत हाल वहीं की वहीं करीबी है। क्या सूरत हाल होने जा रही है? मुज़ाकरात का दूसरा दौर है। इसी को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो पिक्चर क्लियर हो जाए, क्योंकि एक दफ़ा बयान आता है कि अमरीकी जो ऑफ कोर्स डिफरेंट टीवी चैनल्स जो हैं, अमरीकी टीवी चैनल्स, उधर से ये बयान सामने आता है कि अमरीकी सदर कहते हैं कि जी वेंस चले गए हैं मुज़ाकरात में शरीक होने के लिए। साथ ही फिर थोड़ी देर के बाद एक और टीवी चैनल पर यह खबर आ जाती है कि शायद सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं बज़ाते ख़ुद इन मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान जाए। थोड़ी देर के बाद फिर एक और टीवी चैनल पर, अमरीकी टीवी चैनल पर जो है वो ख़बर आ जाती है कि जी वेंस का तैयारा जो है कुछ ही देर के बाद जो है वो इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। कल से मुसलसल जो है वो क्या सराइयाँ गर्दिश कर रही हैं और इस्लामाबाद में तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो तकरीबन मुकम्मल किए गए हैं। ये ख़बरें आ रही हैं। इस्लामाबाद के शहरियों से भी गुजारिश की गई और ऑफ़ कोर्स पूरी दुनिया इस वक्त चाहती है कि जल्द अज जल्द ये मुज़ाकरात जो हैं किसी न किसी हतमी नतीजे पे पहुंच जाएं और दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो इसमें एक दूसरे के लिए थोड़ा सा लेनेंसी दिखाते हुए जो है वो इसको कंप्लीट कर लें, ताकि जो है वो तमाम दुनिया के लिए ही जो है वो एक अच्छी खबर, एक अच्छी ठंडी हवा का झोंका जो है वो सामने आ जाए। पाकिस्तान का किरदार इसमें पूरी दुनिया उसकी मोतरफ़ हो रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पर जो है वो ना सिर्फ पूरी दुनिया, अमरीकी सदर, ईरानी सदर, हर जगह से जो है वो तारीफ़ों के और शुक्रिया के पैगामात भी रिसीव हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान के लिए भी जो है वो ज़िम्मेदारी बढ़ती चली जा रही है। बहरहाल इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान ने क्या तैयारियाँ की हैं और पाकिस्तान में अंदर की क्या ख़बरें चल रही हैं, क्या सूरत हाल देखने में आ सकती है आने वाले दिनों में, यही सब कुछ जानने के लिए हमने मधु किया आज के प्रोग्राम में। राजा शाहिद साहब तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं और काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं सारी चीज़ों पर। उनको हमने आज के इस प्रोग्राम में मधु किया, उनसे बात करेंगे, उनसे जानते हैं कि उनके पास अंदर की क्या खबर है। बहुत शुक्रिया राजा शाहिद साहब। शुक्रिया, आपने हमें मदऊ किया। असल में इस्लामाबाद में तो इस वक्त ख्याल ये है कि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और हम पूरी तैयारियां तकरीबन पाकिस्तान के जितने टीवी चैनल्स हैं और इंटरनेशनल चैनल हैं वो सारे अपने तैयारियों में मसरूफ़ हैं। उनको ये सिर्फ अब ये कि मुज़ाकरात कब होने, कैसे होने, उसका इंतज़ार है। बाकी तो जो आपने अपने इंट्रो में कहा है कि इस वक्त चैमो गोइयाँ तो बहुत चल रही हैं और कल परसों से बल्कि ये चल रहा है कि अमरीकी वफ़द वहाँ से चल पड़ा। खुद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसको बार बार आके ट्वीट भी करते हैं और मीडिया से गुफ्तगू करते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिक्योरिटी हाइट है। तमाम जितने खासकर रेड जोन के अंदर फौज और पुलिस और दूसरे जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने वाले इदारे हैं उन्होंने सारा कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। और इस वक्त ये समझ लें कि इस वक्त ये है कि किसी वक्त भी ये मुज़ाकरात के लिए टीमें पहुंच सकती हैं। जो इंटरनेशनल मीडिया के लोग हैं वो भी पहुंचना शुरू हो गए हैं और जो इनके वफूद हैं जिन्होंने इनके सेकंड थर्ड की आदत है वो तकरीबन इस्लामाबाद में पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद के जो दो बड़े 5 स्टार होटल हैं उनको खाली करवा दिया गया है। तो अब बस इंतज़ार है कि वो कब आते हैं। ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, आप वहाँ पर मौजूद हैं, आपने बताया कि जो रेड जोन का एरिया है वो तो कॉर्डन कर दिया गया है और वहाँ पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है फुल जो है वो राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और काफ़ी सख्त निगरानी में सिक्योरिटी भी चल रही है। आपसे ये पूछना चाहेंगे, जिस तरह पिछली जो पहला दौर था उसमें एक जो है वो क्लियर हो गया था, जैसे ही जो एक तैयारा आया था जो कि कॉन्वॉय की जो गाड़ियां थी उनके लिए वो पहुंचा था, फिर जो है वो ईरान ने भी जो है वो फौरी तौर पे अनाउंस कर दिया था। अभी ईरान की तरफ से भी जो है वो कुछ कयासर आई हैं कि आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या सूरत हाल है। ईरान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है अपने जो मुतालबात हैं उनको लेकर कि ख़ास तौर पे अपना हरमज़ के हवाले से। तो कुछ क्लियरिटी ईरान की तरफ से आई है कि क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में? देखिए, जैसे ये जिस तरह के ये मुज़ाकरात होते हैं, पिछले मुज़ाकरात को भी बहुत खुफिया रखा गया था और पाकिस्तान यहाँ 4 जगहों पे जो सेटअप लगाया गया था कि यहाँ पे मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन उन चारों पे नहीं हुआ, किसी 5वीं जगह पे जाके मुज़ाकरात हुए। इसी तरह इसको बड़ा खुफिया रखा जा रहा है इन मुज़ाकरात के हवाले से। खबरों को भी आम मीडिया पर्सन जो है उन तक भी ये बात खबर नहीं पहुंच रही। हम भी जस्तजू में रहते हैं, जो इदारे खबरें
देते हैं या जिनसे वो उनके नुमाइंदे भी इस सेंसिटिव वक्त इशू। बड़े मुताद हैं, जी। वो ये कहते हैं कि और मैं ऑर्डर ये है कि कोई खबर जो है वो लीक ना हो, ठीक ताकि है। ये मुज़ाकरात के अंदर जो हमारे सिक्योरिटी का मामला है ना उसको दचका ना पहुंचे। ठीक है। तो शायद आप वहाँ पर मौजूद थे पिछली दफ़ा भी, मतलब पहले दौर में भी, अभी दूसरे दौर के लिए सहाफ़ियों के लिए जो है वो क्या जो एसओपीज़ अनाउंस किए गए हैं? अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉपर ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये ज्यादा चांस यही है कि जो कन्वेंशन सेंटर है, क्योंकि पहले भी वहीं सारे इंतजाम थे तो अब भी वहीं है। उसके अलावा जो करीब के होटल्स हैं उनकी रिहायशों के लिए जो बाहर से खासकर इंटरनेशनल साफी आएंगे उनके लिए कोशिश की जा रही है कि उनको किसी करीब के होटल्स में ठहराया जाए, लेकिन ज्यादा चांस यही है कन्वेंशन सेंटर का ही है। तो जैसे पिछली दफा हुआ था इसी तरह इस तरह भी चांस है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर कोई ऐलान नहीं आया। क्लियर पिक्चर नहीं दी गई है कि क्या करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ सहाफ़ियों की तरफ से ये एतराज़ात भी सामने आए थे कि हमें जो है वो वहाँ पे कवरेज के लिए जाने नहीं दिया गया। इस दफ़ा फिर गवर्नमेंट ने ये किया कि थोड़ा सा पहले ही जो है वो रजिस्ट्रेशन के हवाले से सबको जो है वो अलर्ट जारी कर दिया था कि जो भी इन मुज़ाकरात को कवर करने के लिए आना चाहता है तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो उसमें क्या क्या मराहिल थे, और उसमें भी क्या अभी भी कुछ सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या सबको जो है वो अब जिसने जिसने भी अप्लाई किया था उसको क्लियरेंस दे के और जो एक्रेडिटेशन या वो एक्सेस कार्ड जो है वो इशू कर दिया गया? यहाँ पे दो तीन तरह के साफियों की भी कैटेगरीज हैं। जो टेलीविजन चैनल्स के साफी हैं जी। जो इनको कवर कर रहे हैं, उनको तो उनके ब्यूरो के थ्रू या उनके हेड ऑफिस के थ्रू कहा गया कि वो अपनी दरख्वास्तें दे और उनको कार्ड पीआईडी इशू करेगा। उसके अलावा जो अखबारात के हैं उनको भी उनके अखबार की तरफ से रिक्वेस्ट आएगी तो उनको दिया जाएगा। जो आम साफी जो ये कह लें कि फ्रीलांस करते हैं उनके लिए उनकी जरा स्क्रूटनी ज्यादा सख्त की गई है, तो इसलिए मेरे ख्याल में उन्हीं लोगों को ज्यादा एक्सेस होगा। जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और मुख्तलिफ अखबारात के लोग हैं उनको ज्यादा तरजीह दी जाएगी। ठीक है, यानी कि जिनके इदारे उन्हें ऑथराइज करेंगे उनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी इंस्टेड ऑफ फ्रीलांसर्स। जी बिल्कुल इसी ठीक है, तरह। आपसे आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि आप मुकामी भी हैं और आप वहाँ पे क्या सूरत हाल देख रहे हैं एज अ इस्लामाबाद रावलपिंडी रेजिडेंट, कि उन लोगों के लिए क्या एसओपीज़ जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं, और चूँकि अभी ये कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि कितने लंबे अरसे तक जो है वो ये हो सकता है 2 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 1 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है हफ़्ता या उससे ज़्यादा टाइम भी लग जाए। इसीलिए टिल फर्दर ऑर्डर के जो भी नोटिफिकेशंस कल या परसों में हमने देखे, वो भी टिल फर्दर ऑर्डर के जारी किए गए हैं। तो मुकामी लोग जो हैं उनके लिए क्या हदबंदी की गई है, क्या एसओपीज़ उनके लिए निकाले गए हैं? यहाँ पे दो तीन तरह के उनके इंतजाम हैं। एक तो गाड़ियाँ जितनी भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट थी वो बंद कर दी गई हैं, जो वैगन्स है वगैरह बसेज हैं वो भी बंद हैं। दूसरा मेट्रो जो बस जो चलती है वो भी बंद कर दी गई है। सिर्फ छोटी गाड़ियाँ और बाइक्स वगैरह के लिए है अलाउ, लेकिन उसको भी मखसूस रूट्स दिए गए हैं और उन रूट्स के अलावा किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा। इसलिए अब 2 दिन से खासकर फैजाबाद और इसके इर्द गिर्द की तमाम मार्केटें बिल्कुल बंद है और लोगों का कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया है। दूसरा ये है कि जो प्राइवेट जो दूसरे शहरों में जाने वाली ट्रांसपोर्ट है उसके अड्डे आज 2 दिन से बंद है और वो लोग जो यहाँ को इमरजेंसी से अपने शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं। राइट। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपसे जो है वो चाहूँगा कि आप हमें इस पे भी गाइड करें कि एक चीज़ होती है कि जैसे मतलब कोई खुशी और गमी, अब अगर गौर किया जाए तो स्पेसिफिकली हमारे जो पाकिस्तानी कल्चर है उसमें जो है, अब चूँकि 1 महीना रह गया है, तकरीबन 1 महीना और कुछ दिन रह गए हैं ईद उल अज़हा आने में, तो उससे पहले ये वाला जो टाइम होता है ये शादी हाल वगैरह जो है काफ़ी बिजी चल रहे होते हैं। उसके अलावा कोई खुशी गमी के हवाले से अगर कोई एक्सेस करना चाहता है उन एरियाज़ को, तो उसके लिए भी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं या थोड़ी सी लिनेंसी दिखाई जा रही है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? यहाँ पे 2 चीज़ें, एक तो ये है कि जो हॉल हैं, शादी हाल हैं या लॉन्स हैं, उनको पहले ही हिदायत की गई है कि वो रात 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद वो बंद करते हैं। पहला तो ये है। दूसरा ये कि क्योंकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही, लोग अपनी गाड़ियां जिनकी हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने वाले लोग हैं उनके लिए मसाइल हैं क्योंकि बिल्कुल बंद है
और अगर कोई किसी खुदा न खास्ता किसी की कोई मैयत हो जाए तो वह जाने के लिए बड़े मसाइल हैं लोगों के। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले इन्होंने बंद कर दिया है, जिससे लोगों को खासकर बैरून शहर जाने वालों के लिए बड़े मसाइल और आने वालों के लिए भी मसले मसाइल हैं। तो बाकी दुकानें भी जैसे रात लेट खुलती थी इस्लामाबाद की, तो ये जो करीब के रेड जोन के अंदर जितने बिजनेस हैं ये तो वैसे ही बंद है। ठीक है। और जो शहर के दूसरे इलाकों में वहाँ पे भी रात 9 बजे के बाद बंद कर दी जाती हैं दुकानें। लोगों को इस वजह से भी थोड़े मसाइल हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, चूँकि आप मुकामी हैं तो इस वजह से सॉरी मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, बट ये ऑफ कोर्स हमारी आवाम के लिए, ख़ास तौर पे वो लोग जो इस्लामाबाद को एक्सेस करना चाहते हैं, रावलपिंडी को एक्सेस करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद आपकी ये गुफ्तगू साबित होगी। आप हमें इस बारे में भी गाइड कर दीजिएगा कि जो एक्सप्रेस वे है वो रवास से लेके ऑनवर्ड जो है वहाँ पे एक बड़ी तादाद आबादी की रहती है, और उसके बाद फिर नई सोसाइटीज़ बनने के बाद और ज़्यादा डेवलप हो गया ये एरिया। और ये वो एरिया है कि जो कि अगर पंजाब से इस्लामाबाद रावलपिंडी में जाया जाए तो उसके लिए जो है एक तरह से शहर की हैसियत रखता है। तो यहाँ पे एक्सेस की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, और कहाँ तक अगर ब्लॉकेज है तो वो कहाँ तक है? देखिए, जो एक्सप्रेस वे है वो तो 0 पॉइंट तक तो बिल्कुल क्लियर है। 0 पॉइंट से भी आप अगर शाह फैसल मस्जिद की तरफ जा रहे हैं वो भी रोड क्लियर है। ये जो 7th एवेन्यू है इससे 0 पॉइंट से इस तरफ जो रेड जोन करार दे दिया गया इस इलाके को, यहाँ से कॉर्डन ऑफ है। दूसरा ये सेंटोरस मॉल के बराबर वाली जो सड़क है यहाँ से आगे मेन रोड पे तो है, लेकिन जो साइड के रोड है वो सारे बंद कर दिए गए हैं। तो खासकर पार्लियामेंट हाउस और इस तरफ आने वाले रास्तों को वहाँ पे पुलिस और दूसरे फोर्सेस के लोग खड़े। बड़ी गाड़ियों को तो बिल्कुल ही नहीं है, छोटी गाड़ियों को पूछताछ करके अंदर छोड़ा जा रहा है। ठीक है शायद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये बता दिया। अब हम थोड़ा आपकी एक्सपर्टीज़ की तरफ भी आते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान की जो आला क़यादत है, कोई उनकी जानिब से कोई ख़बर अंदर की आप तक पहुंची कि कब तक जो है वो ईरान का या अमेरिका का वफद जो है वो पाकिस्तान आ सकता है, और वो कितने पुरुमीद, अगर आपकी उनसे किसी से बात हुई हो तो कितने पुरुमीद नज़र आए कि वो इस दौर, मतलब ये जो दूसरा दौर होने वाला है, इसी में कोई अच्छी खबर जो है वो दुनिया के लिए आ जाएगी? देखिए, मैंने कल भी बहुत कोशिश की और बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। आज भी सुबह से मैंने कुछ ऑफिशियल से जो ज़रा है उनका नाम हम जाहिर नहीं कर सकते, उनसे मुलाकात हुई है। तो कल जब हमारे फील्ड मार्शल साहब की ट्रम्प साहब से भी बात हुई है और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये आप जो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है अपना हुर्मुज़, तो उसको आप फ्री करें ताकि आगे बातचीत चल सके। और वज़ीर आज़म की भी ईरानी वफूद से, वज़ीर ख़ारजा से भी और सदर से भी बात हुई है। हमारे इसहाक डार साहब की भी बातचीत हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये जो मुज़ाकरात इस तरह के होते हैं कि ये पॉइंट स्कोरिंग भी होता है और अपना एक वजन बढ़ाने के लिए भी होता है कि अपने नुक्ते, मेरे ख्याल में अभी तक ये 12 नुकात में से तकरीबन ये कह लें कि 11 नुकात पे इनके आपस में एग्री हो चुके हैं। एक नुक्ता जो है वो रह गया है, और उसके अलावा ये थोड़ा सा जो ये अपना हुर्मुज़ पे थोड़ा सी बदमज़गी हुई है, ईरान का एक जहाज उन्होंने पकड़ लिया, उस पर फायरिंग की है, उसकी वजह से थोड़ी सी टेंशन हुई है और थोड़ा सा जो डिले हो रहा है वही वजह है। तो वो उस पे मेरे ख्याल में आज रात तक ये काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो मेरी अपनी अंदर की खबर है उसके मुताबिक तो ये है कि ये आज रात लेट आवर्स में इस पे काफी पेशरफ्त होने की तवक्को है। ठीक है, आपकी तरफ से अंदर की खबर ये है कि आज रात के जो लेट आवर्स हैं, यानी आज रात जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ें बदल जाएंगी और हो सकता है कि कुछ बड़ी हस्तियां भी पाकिस्तान आ जाएं। ये उम्मीद तो यही है कि आज रात तक या कल सुबह तक इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक अच्छी पेशरफ्त होगी और इससे अच्छे नताइज निकलेंगे इस जो मुज़ाकरात है। तो ये मुमकिन है तीसरा दौर भी हो, लेकिन ये है कि इस दौर में काफी हद तक जो चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। यानी कि वो जो 2 हफ्ते की सीज फायर थी वो एक्सटेंड हो जाएगी। जी, उम्मीद तो यही है कि वो एक्सटेंड होगी और उसके बाद या तो इसी उसमें साइन हो सकते हैं या फिर अगले कोई एक और निशिस्त होगी जिसमें ये साइन हो जाए। तो कुछ ये भी खबर आप तक पहुंची कि कितना लंबा हो सकता है, अगर तीसरा दौर हो तो उसमें कितना टाइम आ जाएगा? देखिए, मुझे जो जराये से ये भी है कि ये 15 दिन का और आगे एक्सटेंड होगी
ठीक है। और उसके बाद जो है उसके दरमियान में ही तीसरा दौर हो के ये बेहतर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अमेरिका वालों को है। ईरान ने जो खोना था वो तो खो दिया, ठीक। लेकिन उनके पास अब कुछ नहीं है। ये सब अब अमेरिका के उस पे है कि वो जितना जल्दी बहाल करेगा इतना ही उसी को फायदा होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, शायद ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो आपने अभी जहाज़ का जिक्र किया था जो कि कार्गो शिप अमेरिका ने अपनी तहवील में लिया, उसके बाद ईरान की जानिब से कहा गया कि जी आप इसको छोड़ दें और ताकि जो है वो मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन अभी तक उस पर कोई क्लियर पिक्चर नहीं आई। एट द सेम टाइम चाइना की तरफ से काफ़ी जो है वो सख्त इस पे रद्द अमल भी सामने आया था कि फौरी तौर पे जो है वो इनको छोड़ना चाहिए, जो भी ख़ास तौर पे जहाज़ का जो अमला है उसको। तो अभी तक उधर से भी कोई जो है वो सामने चीज़ नहीं आई है, लेकिन क्या समझते हैं आप कि चाइना भी इन मुज़ाकरात में जो है वो कोई मतलब फ़िज़िकली इंटरफेयर कर सकते हैं? नहीं, अभी तक देखिए जो पिछला दौर हुआ उससे पहले भी चाइना और रशिया जो है वो इन मुज़ाकरात में बैक डोर में मौजूद था। अगर फ्रंट फुट पे या फ्रंट पे नहीं था तो बैक पे जरूर मौजूद था। और जाहिर है ये जो पाकिस्तान अकेला इसमें इनको नहीं वो कर सकता, इसमें ये बड़ी कुव्वतों का भी होना बहुत जरूरी है, खासकर चाइना और रशिया का। तो वो शुरू से ही इनके साथ है, लेकिन फ्रंट पे पाकिस्तान है। ज़ाहिर पाकिस्तान है तो नाम भी फिर पाकिस्तान का ही होगा, लेकिन बैक पे चाइना और रशिया मौजूद है। बैक पे चाइना और रशिया मौजूद हैं और वो पूरी जो है वो पाकिस्तान की इसमें सपोर्ट कर रहे हैं ताकि जल्दी जो है वो कोई अच्छी खबर जो है वो सामने आ सके और आवाम को जो है वो थोड़ा सा एक सुख का सांस देखने को मिल सके। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे शायद कि आने वाले दिनों में अगर जो है वो यही सूरत हाल चलती रहती है और उसमें चूँकि आपके पास अंदर की खबरें होती हैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, तो अगर कोई 2 से 3 दिन का बीच में गैप आता है दूसरे से तीसरे दौर का, तो वो 2 से 3 दिन का दौर भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए यही सूरत हाल रहेगी या उसमें कोई थोड़ा सा बीच में गैप दिया जाएगा? मेरे ख्याल में नहीं हो पाएगी इसी तरह। ये अभी देखें, अभी जो यहाँ पे 2 चीजों को वाज़ेह करता चलूं, जो कभी कोई मुजाहरे होते हैं या कोई किसी की कॉल होती है तो यहाँ पे कंटेनर लगा दिए जाते हैं। ठीक है। और पूरे शहर को एक कंटेनर जी बिल्कुल, हमने ये खुद भी वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, लेकिन अब इस दफ़ा जो है वो बगैर कंटेनर जी कंटेनर के नहीं है, क्योंकि आम ट्रैफिक को कंट्रोल करना आसान होता है, जब मॉब को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए एक बड़ा अच्छे उस पे उन्होंने वो किया हुआ है। और मुझे लगता है ये कि जो भी दौर होगा, ज़रा कि ये इंटरनेशनल एक इवेंट है, उसको जरा सब ही मिस ऐप हो गया तो वो पाकिस्तान की बदनामी होगी। तो यहाँ पे कुछ भी इजी नहीं किया जाएगा उसको, इसी तरह इससे शायद ज्यादा सख्त इक़दाम किए जाए। ठीक है। अच्छा, शायद साहब एक चीज़ और अंदर की ही खबर आपसे जानना चाहेंगे। कोई खबर है, सुनने में आ रहा है कि ट्रम्प साहब खुद भी आ सकते हैं? लेकिन ट्रम्प के ऊपर तो शायद उनके अपने लोग भी एतबार करते नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर कोई मायदा होने के करीब होगा तो शायद ट्रम्प खुद आए। उसकी वजह यह है कि वो नंबर बनाने में तो मास्टर है ना, कि वो कि अपने नंबर बनाने के लिए वो आ जाए कि जी मैंने ये कर दिया, जरा अपनी आवाम को भी उसको खुश करना है। तो मेरे लगता है ये ट्रम्प के ऊपर कोई वो नहीं है कि किसी वक्त भी वो अपने कह के मैं आ रहा हूँ। सही है, तो इसलिए इस पे कोई ज्यादा सीरियस नहीं लिया जा सकता। यानी उनका जो ट्वीट आया था कि मैं खुद पाकिस्तान जाऊंगा अगर मुआहिदा जो है वो फाइनल हो जाता है और तो इसको हतमी शक्ल देने के लिए मैं खुद पाकिस्तान जाऊंगा, तो अभी तक उस पर कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, कोई भी मतलब जो है ऑथेंटिक। हाँ, मुमकिन है तीसरे दौर में वो आ जाए, ये भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है। अगर ये अभी इस पे हो जाता है तो शायद एक दिन का वक्फा करके फिर तीसरा दौर शुरू हो, उसमें वो आ जाए, इस तरह की भी सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, ठीक है शायद। तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए राजा शाहिद साहब, तजियाकार। आपने हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सी अंदर की ख़बरें भी दे दी और बहुत सारी आपने हमें चीज़ों में भी दे दी कि क्या हो रहा है और जो क्या सराहियाँ चल रही हैं वो क्या सराहियाँ हैं। और साथ ही साथ आपने हमें ये भी बता दिया कि आने वाले दिनों में जो चीज़ें होने जा रही हैं उसमें किस हद तक पाकिस्तान जो है वो
आगे जो है वो चल सकता है और आगे किस तरह से इन सारी चीज़ों में बेहतरी लेकर आ सकता है। लेकिन सारी नज़रें जो हैं इस वक्त पाकिस्तान पे हैं और सबसे मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो तमाम तर जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के साथ, जो इदारे हैं उनके साथ मिलकर चल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये इतनी बड़ी सिफारती कामयाबी है कि पाकिस्तान ने 47 साल पुराने दुश्मनों को एक ही टेबल पर लाकर बिठा दिए और काफ़ी पुरुम्मीद नज़र आती है हमारी हुकूमत कि वो जल्द अज जल्द दुनिया को कोई अच्छी खबर सुनाएंगे। इसी बात को लेकर आगे चलेंगे, एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सारी दुनिया की नज़रें इस वक्त ये ढूंढ रही हैं कि आखिर मुज़ाकरात के दूसरे दौर में कौन कौन सी बड़ी हस्तियां एक टेबल पर आमने सामने बैठने वाली हैं। साल से ही क्लियर है, जगह क्लियर है, वेन्यू भी डिसाइड हो चुका होगा यकीन, और इंतज़ामात भी मुकम्मल हैं, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है कि आया अमेरिका की तरफ से कौन आएगा, ईरान की तरफ से भी उसी हिसाब से जो है वफ्द को फ़ाइनल किया जाएगा कि जिस लेवल के जो शख्सियात हैं अमेरिका से आएंगी उसी लेवल की ईरान से भी आएंगी। और लेकिन अभी तक जो है वो अमेरिका ने चूँकि अपना हुर्मत से जो है वो कुछ क्लियर नहीं किया कि पीछे हट रहे हैं या नहीं हट रहे। इनफैक्ट उन्होंने ईरानी एक जहाज़ को भी जो कि चाइना से आ रहा था और कार्गो शिप था उसको भी उन्होंने ज़बरदस्ती रोक कर और उस पर कब्ज़ा कर लिया, उसको अपने काबू में कर लिया है, और उस पर जो अमला था उसको भी, उनकी फैमिलीज़ को भी जो है वो अपने पास ही उन्होंने हिरासत में ले लिया है। जिसके बाद ईरान की जानिब से भी थोड़ा सा सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया और उन्होंने कहा कि जब तक अब अमेरिका जो है उन फैमिलीज़ को, उन एहलकारों को, उनके अमले को और जहाज़ को नहीं छोड़ता तब तक हम जो है आगे नहीं बढ़ेंगे इस मुज़ाकराती अमल में। दूसरी चीज़ ईरान की जानिब से ये भी कही कि अगर तो अमेरिका ने अपना हुर्मत से जो ईरान की नाकाबंदी की हुई है इसको नहीं ख़त्म किया तो भी मुज़ाकरात में आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी पर चाइनीज़ स्टेटमेंट भी सामने आई। चाइना की जानिब से ये कहा गया कि फ़ौरी तौर पर अमेरिका को जो है उस जहाज़ को छोड़ देना चाहिए, और तमाम ममालिक ही इस हवाले से जो है वो कुछ ना कुछ राय रखते हैं। यही सारी सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया है। हमने सऊद बिन नुमान जो कि इस वक्त यूरोप में, जर्मनी में मौजूद हैं और उनकी काफ़ी गहरी नज़र है, उनके अपने लिंक्स हैं, उनके पास भी कोई अंदर की खबर हो सकती है कि वहाँ पे क्या सोचा जा रहा है। शुक्रिया सऊद फॉर योर टाइम। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच मुज़म्मिल फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपने एक जिस तरह इसका प्रीफेस दिया और आपने इसका इंट्रोडक्शन दिया, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी जो जर्मनी में भी खबरें हैं वो इसी तरह ही अनफोल्ड हो रही हैं। मगर इसका एक और भी पहलू है जो हमें देखना चाहिए, और I'm already living in Germany for a quite considerable time, तो मैं ये समझता हूँ कि जो यूरोपियन ताकतें हैं, खास तौर पे जो वेस्टर्न पावर्स हैं, इनकी हमें थोड़ी सी साइकी को और पोस्चर को समझना होगा। अमेरिका, जिस तरह आपने बात की कि ट्रम्प कभी जो है वो एक बहुत ही हार्ड लाइन लेता है, दूसरी तरफ वो थोड़ा सा एक सॉफ्ट बयान दे के इस प्रोसेस को आगे लेके जाने की बात करता है। ऑन दी अदर हैंड एक पीछे एक जो डिप्लोमेसी चल रही है, जो कि इनके जिसपे जेडी वेंस को उसने एक स्टीयरिंग पोजीशन पे बिठाया हुआ है, और भी जो इनके जो डिप्लोमेट्स हैं उनको, और पाकिस्तान का जो इसमें कंसिडरेबल एक रोल है सालसी का, उसको भी उसने ये हैंड दिया हुआ है, फुल हैंड दिया हुआ है कि आप अपना काम जारी रखें, मगर एक पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक पोस्चरिंग के लिए ट्रम्प ऐसे बयानात देता है, जिसमें अभी हमने हालिया एक और बयान सुना जिसमें उसने ये कहा कि अब मैं जो हूँ वो तभी ये आगे प्रोसीड हो सकेंगी जब उसने फिर एक हार्ड लाइन ली, जिसका ये मतलब है कि अगेन पब्लिक पोस्चरिंग के लिए वो इस तरह की हरकतें करता है, बट ऑन दी अदर हैंड ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा। मैं इसका एक पस मंजर और भी है कि एक शेर से मैं उसको बयान करना चाहूंगा कि ये निफ सदी का किस्सा है, 2-4 दिनों की बात नहीं। तो अमेरिका अपना एक बैकग्राउंड रखता है, एक उनकी साइकोलॉजी है जिसमें वो एक बॉसी एटीट्यूड रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान है जो कि ये समझता है कि अब हमने उन्होंने अपने आप को इन 47 साल
सालों में इतना सेल्फ कंसिडरेट कर लिया है, सेल्फ रिलायंट कर लिया है कि वो ये समझते हैं कि हमें बाहर किसी और की जरूरत नहीं है। बट जबकि ऐसी बात नहीं है। डेफिनेटली आप एक ये यूनिपोलर किस्म की वर्ल्ड में तो नहीं रह रहे, आपको ट्रेड और उस सब को भी कंसिडरेट करना है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ट्रम्प को इस चीज की श्योरिटी जरूर है कि ये बातचीत होगी, मगर सिर्फ इस उतार चढ़ाव का यही मकसद है कि वो अपनी एक जो स्टीयरिंग पोजीशन है उस पर वो बैठा रहे और वो बेसिकली जो है उसको आगे लेके चल सके कि आगे किस तरह जो है ये मुज़ाकरात आगे किस तरह बढ़ने हैं। ठीक है, तो अभी तक जो है वो क्या ट्रम्प की जो ग्राफ अगर हम कहें तो क्या यूरोपीय ममालिक में ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है या नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर उन्होंने ट्रम्प को उसके हाल पर छोड़ दिया हुआ है? क्या देख रहे हैं आप वहाँ पर मौजूद रहकर? हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल है। ट्रम्प की पॉपुलैरिटी यूरोप के अंदर जब ये इलेक्शन भी रन कर रहा था और उसके बाद जब जीता भी, तो ट्रम्प इज नॉट अ पॉपुलर लीडर इन यूरोप। अगर हम एक रायमा की बात करें तो यूरोप ने अपने आप को ट्रम्प की पॉलिसी से बहुत अलग रखा और इसी तरह ट्रम्प ने जो पॉलिसीज डिजाइन की वो भी बहुत इसमें यूरोपियन पॉलिसी से जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जो सबसे बड़ा तनाज़ा अभी हालिया दिनों में बना वो ग्रीनलैंड का बना, जिसमें उस ट्रम्प का ये कहना था कि ये बेसिकली अमेरिका का दिया हुआ एक पार्ट है जो कि अब नॉर्वे के पास है और हम चाहते हैं कि ये इसको वापस ले लें। ऑल्दो उसको ये पता था कि यूरोपियन नेशंस के उसने प्रेशर तो बहुत डाला, जिस तरह अब अगर यही हम मेथड बिहाइंड द मैडनेस देखें जो आज हो रहा है कि उसने प्रेशर तो ईरान पे भी बहुत डाला है, बट इवेंचुअली वो नेगोशिएशंस की तरफ ही आएगा और आ रहा है। इसी तरह उसने यूरोप में भी यही किया था कि प्रेशर बहुत डाला, मगर जब उसको एक पुश मिली तो उसने जो है उस रेजिस्टेंस को समझा और वो अब उसका फोकस दूसरी तरफ हो गया। इसी तरह मैं एक और बात करूं सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, जिसमें उसने कहा कि मैं सस्टेनेबिलिटी के टॉपिक को इतना बड़ा टॉपिक नहीं समझता और हम ऑयल और फॉसिल फ्यूल्स को और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे और उससे पैदावार जो है उसे हम फ्यूल जनरेट करेंगे। जबकि इधर यूरोप में ये सबसे प्रेसिंग टॉपिक है जिसमें वो कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स की जो एक्सप्लोरेशन है इसको कम करें और रिन्यूएबल्स की तरफ जाएं। तो इस तरह मैं ये समझता हूं कि ये एक इनकी पॉलिसीज हमेशा कॉन्ट्रोडिक्टरी रही हैं। हमने फिर ये भी देखा कि स्पेन ने अपनी जो बेसिस थी वो ट्रम्प को देने से इनकार किया, जर्मनी ने, फ्रांस ने, यूके ने, इटली ने, पोर्चुगल ने अपने आप को इस सारी जंग से दूर रखा, जिसकी वजह से नेटो की एक डिसएम्बार्कमेंट की बात भी आई है कि जो ट्रम्प कहता है कि आप अपने बजट्स का ज्यादा हिस्सा नेटो की तरफ रागिब करें, मगर यूरोपियन ममालिक कहते हैं कि नहीं, हम और नहीं स्पेंडिंग कर सकते, हमने जितनी की है दिस इज इनफ। और यूरोप जो यूक्रेनियन वॉर है हमारी ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमारे बजट्स लग चुके हैं। तो फिर ट्रम्प ने आगे से कहा कि ठीक है, फिर मैं नेटो को डिसएम्बार्क करता हूं और इसको मैं अलग कर देता हूं, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। तो ट्रम्प इज नॉट अ पॉपुलर लीडर ओवर हियर फॉर श्योर, एंड द सेम इज आल्सो बीइंग फॉलोड इन द यूएस एज वेल, जिसमें यूएस में उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना गिर गया है कि अराउंड 63 to 64% लोग इस जंग के खिलाफ हैं। तो अगर ट्रम्प इसमें से कोई जो कि एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए कोई अगर अच्छी चीज ना निकाल सका, तो आई थिंक सो ही इज इन हॉट वाटर्स। ओके, अच्छा, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया है कि ट्रम्प को इस वक्त जो है वो सारी सूरत हाल जो है वो ना सिर्फ यूरोप में अनपॉपुलैरिटी का सामना है, बल्कि उसके अपने मुल्क यूएसए में भी, और फिर आगे मिड टर्म इलेक्शन भी सर पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि जैसा कि आप ट्रम्प की साइकी को भी स्टडी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ट्रम्प अभी आने वाले दिनों में पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए क्या ट्रिक्स या क्या नेक्स्ट स्टेप उठाता हुआ नज़र आ रहा है आपको? जी, ट्रम्प की ये एक इसी पॉइंट जो आपका क्वेश्चन है, इसी में एक और मैं ऐड इस पे कर सकूं, वो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस का भी है। हमने एक और चीज को मैंने स्टडी किया और वो ये स्टडी है कि जाहिर है जिधर इस वॉर के बहुत सारे लूजर्स होते हैं उधर कुछ विनर्स भी होते हैं। और आपको पता है कि अमेरिका के जो इलेक्शंस होते हैं, इट इज ऑफ कोर्स अबाउट द पब्लिक ओपिनियन, बट देन उसके पीछे बहुत सारे कार्टेल्स होते हैं जो कि इनको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। तो इसी स्टडी के दौरान मुझे ये पता चला, मैंने ये देखा कि
जो सबसे बड़ा विनर इस जंग का जो अभी तक जो हमें नजर आ रहा है वो ऑयल एंड गैस जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, जिनकी बेसिकली जो मदर कंपनीज हैं या जो उनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूएस के अंदर बैठे हुए हैं। इस सिर्फ विंडफॉल से जो जंग जब शुरू हुई है और उससे लेके अब तक इन 45 से 50 दिनों के अंदर इन कंपनीज ने इतना प्रॉफिट बना लिया जितना वो पूरे एक साल में बनाते हैं, क्योंकि ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हैं, उनके पास स्टॉक पाइल्स पड़े हुए थे और स्टॉक पाइल्स वही स्टॉक पाइल्स जो कि एक मार्केट फोर्सेस जो प्राइस डिटरमिन करती हैं उसकी प्राइस बढ़ गई, जिसकी वजह से उन्होंने वही तेल जो उनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था वो उन्होंने महंगा बेचा। और इस विंडफॉल का जो इम्पैक्ट जो अगर ये जंग थोड़ी सी और कंटिन्यू होती है, मैं इस पे एक और पॉइंट आगे जाके भी आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि अगर यही इसी तरह कंटिन्यू होती है तो इट इज एस्टिमेटेड के 234 ट्रिलियन डॉलर जो है वो इस कार्टेल को, इस ऑयल एंड गैस की कार्टेल को जिसके अंदर अरामको आती है जो यूएस बेस्ड है, बट अगेन उसकी जो उसके इन्वेस्टर्स हैं वो यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं। फिर इसी तरह हम कुवैत पेट्रोलियम देखें जिसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर अगेन यूएस है, रशियन ऑयल कंपनीज हैं, तो ये इन सब कंपनीज की 234 ट्रिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट जो कि ये इससे गेन करेंगे। इट्स अ बिग नंबर। अब बिल्कुल अब हम अगर इसी को हम आगे रेप्लिकेट करें और एक और बात यूएस के अंदर भी जो आपने बात की, हाँ एक और ट्रेंड भी नजर आया कि जब भी जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी हालिया एक इंटरव्यू दिया है ट्रंप ने अमेरिकन बेस्ड मीडिया एजेंसी को, जब भी इस तरह की कोई मीडिया या पब्लिक टॉक ट्रंप की होती है उससे 45 मिनट 50 मिनट या आधा घंटा पहले ये हमने देखने में आया है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई इस तरह की कोई नेगेटिव न्यूज देनी है तो उससे पहले ऑयल शॉर्ट हो जाता है, मतलब कि लोग पहले ही सेल कर देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये प्राइसेस जो है वो नीचे आने वाली हैं और नीचे आके फिर बाय कर लेते हैं। और इसी तरह यही चीज स्टॉक्स के ऊपर भी रेप्लिकेट हुई है। अभी एक हालिया एक और जो इसी तरह का तनाज़ा आया जिसमें वेनेजुएला के ऊपर इन्होंने जाके उनका प्रेसिडेंट उठा लिया, उससे उसके ऊपर एक बेट लगी कि ये होगा या नहीं होगा, और ट्रंप के करीबी रिश्तेदार ने उस बेट के ऊपर उस जो कंपनी जो इसके ऊपर जो ट्रेड कर रही थी उस पे उसने ऑलमोस्ट $500,000 जो है वो डॉलर इस चीज पे उसने लगाया और उसने वो जीता और उसके बाद वो अकाउंट ही बंद हो गया। तो अगर हम इसको देखें कि एक पूरा ये देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, ये लोग जो कह रहे हैं कि ट्रंप शायद दिमागी तौर पे शायद वो उसके कोई मसाइल हैं और वो अनप्रेडिक्टेबल है, तो आई थिंक सो ही वांट्स टू बी परसीव्ड एज अनप्रेडिक्टेबल। वो चाहता है कि लोग मुझे इस तरह समझें और ताकि फिर उसमें से वो गेन कर सके, और यही सारे जो टैक्टिक्स हैं इन सब में से जो गेन करेगा वो इवेंचुअली वो चाहेगा कि फिर मैं एक ऐसी इलेक्शन कैंपेन बनाऊं जो कि उसने लास्ट टाइम भी बनाई अगेंस्ट ऑल ऑड्स। उसने एक ऐसी इलेक्शन कैंपेन बनाई जिसपे उसके ऊपर एक कातलाना हमला भी हुआ और लोगों की सिंपैथी भी उसने गेन की, और उसने उन स्टेट्स में अपनी जो है फतह हासिल की जिससे पहले आज से पहले कभी रिपब्लिकन्स का वहां पे नामो निशान नहीं था। राइट। तो सबूत फिर आने वाले दिनों में जो है वो अभी ट्रंप से कुछ अच्छा तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, और जैसा कि अभी आपने ये ऑयल माफिया की बात की, तो ये तो बीच में थोड़ा सा ट्रेलर दिखाते रहेंगे कि जी अच्छा मुज़ाकरात हो रहे हैं, अच्छा ये इनके लिए तो विन विन सिचुएशन है अगर इस तरह से चलते रहें तो, कि थोड़े दिनों के बाद जो है वो फिर मुज़ाकरात के नाम पे जो है वो जहाज़ों को निकाला जाए, स्टोर किया जाए और दोबारा से जो है वो ट्रिलियन डॉलर्स कमा लिए जाए। आपने बहुत ही अच्छी बात की है, एग्जैक्टली यही मेरे एनालिसिस के मुताबिक वो यही साइकी यही पैटर्न को फॉलो करना चाह रहे हैं। और ये जंग ऑल्दो अभी ये हमारे पास इस्लामाबाद में पीस टॉक्स का एक जो पूरा प्रोसेस जारी है और पाकिस्तान के सारे मुतरफ हैं पाकिस्तान के किरदार के, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अच्छा अमल है। बट ऑन द अदर हैंड मेरा ये ख्याल है कि इट वुडंट बी द केस कि ये बिल्कुल यहीं पे
पीस टॉक्स होंगी और कल से जो है सब गुडी गुडी हो जाएगा, ऐसे नहीं है। इस सब को रिकवर होते होते बहुत टाइम लगेगा, और इस टाइम के बीच में जितना ये गेन कर सकते हैं, जिस तरह अभी आपने भी बात की कि वो पुश करके आगे फिर फाइनेंशियल गेन ले लेंगे, या पुश करके आगे फिर कुछ पोस्चरिंग का गेन ले लेंगे, और इसी तरह की कुछ फिर चीजों पे जिस तरह अभी वेसल के ऊपर हमला किया, तो एक एक स्टेयरिंग पोजीशन पे आने की बात है कि देखो हम अभी भी हिट कर सकते हैं। उनकी तरफ से, ईरान की तरफ से जब से सीज फायर हुआ है तो कोई फिर उसके बाद इस तरह की कोई आर्सेनल नहीं यूज हुआ, बट ऑन दी अदर हैंड जो फर्स्ट आर्सेनल यूज हुआ है अमेरिकन बेसिस पे, हाँ उन्होंने एक इंडियन जहाज को जरूर मारा था, बट दैट वाज अ वायलेशन ऑफ जो उसका जो बीच प्रिवेलिंग सिचुएशन थी। बट इन्होंने फर्स्ट टाइम अमेरिका ने ही इस तरह का एक अमल किया, और वो इसी तरह के अमल जारी रखेंगे। ऑल दो पीस टॉक्स भी होंगी, यहाँ पे शायद बैठ के डील भी हो जाए, मगर स्टिल वो जो एक मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन साइकी की, वो यही है कि अपने आप को एक बॉसी सिचुएशन में रखने के लिए वो इस तरह के छोटे मोटे, जो इनके मुताबिक छोटे मोटे जो हरबे हैं वो इस्तेमाल करते रहेंगे, और उसमें से अपने आप को किसी ना किसी तरह ल्यूक्रेटिव उसको बनाते रहेंगे। राइट। तो सऊद, क्या अभी हम ये समझें कि मुज़ाकरात का जो ये होने वाला दौर है, ये भी शायद जो है वो कोई अच्छी खबर दुनिया के लिए ना लेकर आए? देखें जी, हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये कोई अच्छी खबर लेके आए, और इंशाल्लाह यहाँ पे भी सब होप कर रहे हैं, यूरोप के अंदर भी। मगर अगेन मैं जिस तरह आपको यहाँ के थोड़े से मंजरनामे को बता सकूं कि जर्मनी ने मैंने जिस तरह बताया कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज होगी। इट वुडंट बी कि कल पैक्ट होता है तो सब कुछ जो है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, ऐसे नहीं है। जर्मनी ने जो अपनी पॉलिसीज, जो लोगों की रिलीफ से रिलेटेड जो पॉलिसीज बनाई हैं, जिसमें टैक्स कट्स की हैं, फ्यूल के ऊपर टैक्स कट किए हैं, 1.5 बिलियन का स्टिमुलस दिया है, ये सब कुछ 2 महीने के लिए उन्होंने दिया है, जिसका ये मतलब है कि यूरोप इसको इस तरह देखता है, और यूरोपियन कमीशन इसको जिस तरह देखता है कि एटलीस्ट ये तनाज़ा और ये चीजों को वापस सेटल डाउन होते हुए, एटलीस्ट इसकी झाग बैठते हुए वो कम से कम 2 महीने लगेंगे, इससे ज्यादा भी हो सकता है। राइट, बहुत शुक्रिया सऊद साहब, आपने आएंगे ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी, तजियाकार और काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने फाइनेंशियली भी बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठाया, अंदर की खबरें दी, ख़ास तौर पर ये जो ऑयल माफिया ने इस सारी सिचुएशन से किस तरह से फ़ायदा उठाया, और वो सारा ऑयल माफिया, बड़ी बड़ी कंपनीज़ का नाम भी आपने बताया, और आपने ये भी बताया कि उनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो बैठे हुए कहाँ पे हैं, और फिर ट्रिलियंस भी उन्होंने किस तरह से इस सारी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, और मज़ीद वो क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सऊद बिन नुमान साहब तजियाकार जर्मनी से हमारे साथ थे, उन्होंने हमें काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है कि ये सब कुछ जो सामने नज़र आ रहा है इसके पीछे क्या हो रहा है, और इसी तरह से हम आपसे दोबारा भी कांटेक्ट करेंगे और जानेंगे मज़ीद जो इसमें डेवलपमेंट सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया। अभी तमाम नाज़रीन को बताते चलें कि अभी तक की ख़बर ये है कि अभी तक ईरान की जानिब से भी वफ़द फ़ाइनल नहीं हुआ है, ना ही अमेरिका की जानिब से कोई वफ़द फ़ाइनल किया गया है कि कौन आ रहा है। लेकिन आज जो है ये इस्लामाबाद से ज़रूर धीमी आंच पर आवाज़ें आ रही हैं कि आज की रात जो है वो कुछ ना कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन आ रहा है, और साथ ही ये भी क्लियर हो जाएगा कि मुज़ाकरात में इस दफ़ा किस हद तक अच्छी खबर सामने आ सकती है। आज हमारे साथ राजा शाहिद साहब तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद से, उन्होंने यहाँ तक अंदर की खबर दी है कि मोस्ट प्रॉबली आज रात को जो है वो वफ़द भी क्लियर हो जाए, और साथ ही साथ जो है वो ये पिक्चर भी क्लियर हो जाए कि अगले 15 दिन मज़ीद जो है वो ये सीज़ फायर होने जा रहा है। एनीवेज़, मज़ीद अंदर की खबरों के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे कल। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।